हो जाए और अपना स्थान ग्रहण कर ले। भाई भैया हेलो परवीन, कृपया शांत हो जाए और अपना स्थान ग्रहण कर ले। जो साथी लोग खड़े हैं पीछे कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। परवीन हटा। कृपया स्थान ग्रहण कर लें। मैं आदरणीय जो लोग इधर खड़े हैं दाहिने हाथ मेरे, आप जाके पीछे कुर्सियों पे अपना स्थान ग्रहण कर लें। पिछोड़ा हमारी उत्तराखंड की महिलाओं की शान का प्रतीक है। आदरणीय कांग्रेस महासचिव, आपका हार्दिक स्वागत करते हुए मैं अवगत कराना चाहता हूं कि इस विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस घोषणा पत्र को तैयार करने में हमने विस्तृत जनसंवाद किया है। 700 गांवों में रात्रि प्रवास, सभी जिला और ब्लॉक कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा, समाज के सभी वर्गों के साथ विचार विमर्श करते हुए शहरी क्षेत्रों के साथ, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के साथ विस्तृत चर्चा कर उनके सुझाव एकत्र किए हैं। हमने प्रयास किया है कि राज्य के आर्थिक विकास को प्राथमिकता देते हुए उत्पादन तथा उद्यमिता को मानव संसाधन विकास और रोजगार सृजन का आधार बनाया जाए। उत्पादकता से जोड़ा जाए। इससे प्रतिज्ञा पत्र 2022 को स्वरूप प्रदान किया है। मंचासीन वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं आमंत्रित करता हूं नेता प्रतिपक्ष आदरणीय प्रीतम सिंह जी को उनके संबोधन के लिए। मंच पर आसीन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री आदरणीय प्रियंका गांधी जी, प्रदेश के प्रभारी आदरणीय देवेंद्र यादव जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, मंच पर आसीन उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी, सभी मंच पर आसीन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, यहाँ उपस्थित कांग्रेस के मेरे सम्मानित साथियों, आज का दिवस आपके लिए और हमारे लिए बहुत हर्ष का दिवस है कि आज हमारे बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री आदरणीय प्रियंका गांधी जी उपस्थित हुई हैं। मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से प्रियंका गांधी जी का देहरादून आगमन पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज का ये दिवस इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज 2022 के इस चुनाव में कांग्रेस अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने जा रही है और उस चुनावी घोषणा पत्र को जारी करने के लिए आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने समय दिया। इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथियों, 2017 में
इस राज्य के अंदर विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा के उस चुनाव में कांग्रेस परास्त हुई और हम मात्र 11 विधायक चुन करके विधानसभा में गए। उन विषम परिस्थितियों में जब कार्यकर्ता हताश था, निराश था, मैं आप सबको साधुवाद देना चाहता हूं, आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन विकट परिस्थितियों में आपने इस उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। सदन से लेकर सड़क तक जो संघर्ष आपने और हमने मिलकर के किया, आज उसी का ही नतीजा है कि 2022 में इस राज्य के अंदर कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। साथियों, जिनको उत्तराखंड के लोगों ने 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार सौंपी थी, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने आपसे और हमसे बड़े बड़े वादे किए थे। लेकिन आज मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है, जिनके हाथों में सत्ता थी, जिन लोगों ने आपसे और उत्तराखंड के लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे, वो सरकार उन वादों को पूरा करने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। आज किसान सड़क पर आंदोलन करने के लिए बाध्य है। ये उत्तराखंड राज्य जिसको हम देवभूमि कहते हैं, इस देवभूमि के अंदर 19 किसानों ने आत्महत्या करने का काम किया, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। नौजवान साथियों को रोजगार देने का वादा सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया था, लेकिन आज विडंबना ऐसी है कि उत्तराखंड राज्य बेरोजगारी की दर में प्रथम पंक्ति पर खड़ा है और नौजवान साथियों से सत्ता में बैठे हुए लोगों ने वादा किया था, यदि नौजवान साथी डबल इंजन की सरकार बनाने में सहयोग करेंगे तो हम उत्तराखंड के नौजवान साथियों को रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, आज जब उत्तराखंड का नौजवान साथी सत्ता में बैठे हुए लोगों से रोजगार मांगने का काम कर रहा है, तो सत्ता में बैठे हुए हुक्मरान पुलिस बल के माध्यम से उनका दमन करने का काम कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, यही सत्ता में बैठे हुए लोग थे जिन लोगों ने आपसे और हमसे कहा था कि यदि बीजेपी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, तो हम महंगाई को कम करने का काम करेंगे। आज हालात बद से बदतर हैं। पेट्रोल 100 के पार चला गया है, डीजल 90 के पार चला गया है। और जब देश के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार चल रही थी, उस समय गैस का सिलेंडर 400 रुपए में था। आज आपको और हमको गैस का सिलेंडर 1000 रुपये में मिल रहा है। तो ये वादा कि हम महंगाई को कम करने का काम करेंगे, इन लोगों ने, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने गरीब को जिस तरीके से कुचलने का काम किया है, निश्चित रूप से उत्तराखंड और देश का आमजन 2022 के इस विधानसभा चुनाव में परिवर्तन करते हुए 2024 में इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाने का रास्ता प्रशस्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा भरोसा है। सम्मानित साथियों, कोरोना की महामारी थी, उस कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से असफल साबित हुई। और मैं कहना चाहता हूं, जब कोरोना की दूसरी लहर आई, उस लहर के दौर में हमने अपने परिजनों, अपने मित्रों के ऐसे तमाम साथियों को खोने का काम किया जिसकी शायद निकट भविष्य में भरपाई नहीं हो पाएगी। सत्ता में बैठे हुए लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और इस प्रदेश के अंदर ना तो कोरोना से पीड़ित व्यक्ति को ऑक्सीजन मिला, ना ऑक्सीजन बेड मिला, ना आईसीयू मिला और ना रेमडेसिविर इंजेक्शन मिला। ऐसी परिस्थितियों में निश्चित रूप से मैं कांग्रेस के साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जब लोग कोरोना से जंग लड़ रहे थे, उस समय कांग्रेस के साथियों ने अपनी जान हथेली पर रख करके कोरोना पीड़ितों के साथ, उन परिवारों के साथ खड़े होने का काम किया। इसके लिए भी मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने
भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का वादा किया था और कहा था कि 100 दिन के अंदर हम लोकायुक्त लाएंगे, लेकिन मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है, आज जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार को खनन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया संचालित करने का काम कर रहे हैं। लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं है। और आज हम उत्तराखंड के लोगों से कहना चाहते हैं कि 2022 में जो कांग्रेस की सरकार बनेगी, वो सरकार भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार होगी और साथ ही साथ हम इस प्रदेश को लोकायुक्त देने का काम करेंगे। ये विश्वास और ये भरोसा हम उत्तराखंड के लोगों को दिलाना चाहते हैं। हरिद्वार के अंदर कोरोना टेस्टिंग में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसको पूरी दुनिया ने देखा है। इस प्रदेश के अंदर भू कानून को ध्वस्त करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया और जिसके लिए आज की तारीख में भी लोग आंदोलनरत हैं। ये मैं आज आपसे कहना चाहता हूं। आपके सामने है, तीर्थ पुरोहितों ने सड़क पर उतर करके लंबा संघर्ष करने का काम किया है। एक नहीं, बड़ी लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। यदि उसका मैं जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा वक्त चाहिए। और साथियों, आज आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने उत्तराखंड स्वाभिमान की प्रतिज्ञा ली है और कहा है कि 4 धाम 4 काम हम इस प्रदेश के अंदर करने जा रहे हैं। हमारा पहला कार्य होगा, जब हम सरकार में आएंगे तो बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस संघर्ष करने का काम करेगी, बेरोजगारी को दूर करने का काम करेगी। ये हम उत्तराखंड के नौजवान साथियों से वादा करते हैं और साथ ही साथ महंगाई पर भी हम अंकुश लगाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रियंका जी, राहुल जी भी आए थे और जब राहुल जी आए थे, उन्होंने परेड ग्राउंड के अंदर जब विशाल जनसभा को संबोधित करने का काम किया, तो मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के लोगों में एक नया जोश का संचार हुआ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश का संचार हुआ है। और आज आप आई हैं इस देवभूमि में, निश्चित रूप से आपके संबोधन से उत्तराखंड राज्य के अंदर जो 2022 का चुनाव होने जा रहा है, उस जंग को हम जीतने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है। मैं पुनः प्रियंका गांधी जी का देहरादून आगमन पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हुए अपनी बात विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी को उनके ऊर्जावान संबोधन के लिए। दैणा हुया खोली का गणेशा, दैणा हुया मोरी का नारायणा। शोषण मुक्त समाज की स्वप्न दृष्टा, करोड़ों करोड़ भारतीयों की भविष्य की आशा और अन्याय पर न्याय की जीत की प्रतीक हमारी आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी का मैं इस देवभूमि में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मंचासीन सभी सम्मानित हमारे बहुत ही आदरणीय नेतागण और हमारे सभी कांग्रेस के साथी और तमाम इस प्रदेश के तमाम दूर दराज के इलाकों में बैठे हुए और इस कार्यक्रम को देख रहे तमाम उत्तराखंड के हमारे भाई और बहनों, ये हम सब लोगों के लिए ऐतिहासिक क्षण है, गौरव का क्षण है, क्योंकि आज हमारी राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका जी बहुत ही उम्दा तोहफे लेकर, उपहार लेकर आपके सामने हमारा मैनिफेस्टो जारी करने के लिए आ रखी हैं। साथियों, एक श्लोक कहा गया है कि न तो अहम कामये राज्यम न स्वर्ग न पुनर्भवम, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्त नाशनम। और भारतीय राजनीति में एक ऐसी शख्सियत है जो इस श्लोक को चरितार्थ करती हैं। श्लोक में कहा गया है कि न अहम कामये राज्यम, मुझे राज्य की कामना नहीं है, मुझे पुनर्जन्म की भी कामना नहीं है, लेकिन कामना है कि दुख में तपते हुए लोगों के, दुख में तपते हुए जीवित व्यक्तियों के दुख को मैं कम कर सकूं, ऐसी मेरी कामना है। और ऐसी भारतीय राजनीति के पटल पर एक शख्सियत है जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद ठुकराकर इस देश में लाखों लाखों उन तपते हुए दुख के लोगों के दुख को दूर करने का संकल्प किया। सोनिया जी ने, उनके विचारों पर आगे बढ़ती हुई हमारी नेता प्रियंका जी आज हमारे बीच हैं। इससे बड़ा सौभाग्य का दिन क्या हो सकता है। साथियों,
वर्तमान उत्तराखंड की सरकार के जो कारनामे हैं उनके बारे में हमारे बड़े भाई प्रीतम सिंह जी ने यहां पर कहा। और आज वो दिन है कि हम अगली आने वाली कांग्रेस की सरकार में क्या करेंगे, उसके लिए हम अपनी बात को कहें। उस बात को कहने से पहले मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूं, हम सब उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। आदरणीय राहुल जी पिछले 2 महीने पहले हमारे बीच आए और एक बहुत बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। आदरणीय प्रियंका जी वो पूरे उत्तराखंड का दिल जीत कर यहां से गए हैं। उन्होंने एक बात कही और उन्होंने कहा कि इस वीर भूमि के वीर जवानों से, इस वीर भूमि के वीर बेटों से, बहनों से मेरा रिश्ता है। और वो क्या रिश्ता है? उन्होंने कहा कि इस वीर भूमि, इस देवभूमि की मिट्टी से मेरा रिश्ता है। और वो रिश्ता है कि इस देश की सरहदों पर रक्षा करते हुए इस प्रदेश के हजारों लाखों जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। और मेरे परिवार के 2 लोगों ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए जान दी है। कुर्बानी का रिश्ता है मेरा और आपका। और आपको हम अपने नेता के रूप में ही सिर्फ नहीं, बल्कि अपने उस देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने वाले रिश्तेदार के रूप में आज हम इस देवभूमि में आपका स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कांग्रेस ने अतीत में कुर्बानियां दी हैं इस देश की और एकता और अखंडता के लिए। विकास के अगर मैं बातें करूं तो आज दिल्ली में बैठे हुए वो लोग जो भारत सरकार को चलाने की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस के बनाए हुए बड़े बड़े उद्यमों को बेचकर भारत की सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं, कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं। और जुमलेबाजी, चुनाव में जुमले कहते हैं और उसके बाद कहते हैं कि चुनाव में तो जुमले बोले जाते हैं। मैं इस मंच से उत्तराखंड की जनता का आह्वान करना चाहता हूं कि इन जुमलेबाजों के जुमले में मत फंसिए। हमने 5 साल बर्बाद किए। उत्तराखंड को कांग्रेस की 2002 से 2007 तक की सरकार, उसके बाद जो हमारा द्वितीय कार्यकाल था, वो सरकार जहां तक इस उत्तराखंड को लेकर आई थी, आज अमित शाह जी के शब्दों में वो गड्ढा हो गया है। इन गड्ढों को भरना है तो कांग्रेस को लाना है। और मैं आप सब साथियों के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिस दिन मैं कांग्रेस का अध्यक्ष पद हमारे शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुआ, मुझे मीडिया ने सबसे पहला पूछा कि भोदियाल जी आप क्या करना चाहते हो। और मैंने कहा कि मैं जो सबसे बड़ा काम चाहता हूं, मेरी सरकार, कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में स्थापित होकर जिन मकसदों के लिए उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, जो हमारे शहीदों का सपना था, उत्तराखंड निर्माण में जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनके जो सपने थे, हमारे आंदोलनकारी भाइयों ने जो खून और पसीना बहाया, उनके जो सपने थे, उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड हम बनाएंगे। और वो सपनों का उत्तराखंड वो होगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को जो सरकारी सेवा में नहीं है, उस प्रत्येक घर को एक सरकार द्वारा प्रायोजित रोजगार हम दे सकें। ये 4 लाख रोजगार देने की बात जो आपके माध्यम से हम कर रहे हैं, ये वही है। मेरे साथियों, जुमला था ना, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बात फलाने की सरकार 470 का सिलेंडर 1100 पार पहुंचा दिया। जुमला साबित हुआ। लेकिन हम सिर्फ इस जुमले को कहकर अपने फर्ज की इतिश्री नहीं कर सकते। इसलिए हमने संकल्प लिया है कि हम आज प्रियंका जी के यहां पर उपस्थिति में हम सब ये घोषणा करते हैं कि हमारी सरकार आने पर जो आपने ये जो हमारे पोस्टर बैनर लगे हैं पूरे प्रदेश में, जो हमने संकल्प लिया है कि इन जुमलेबाजों को इनकी हैसियत दिखाकर हम 1100 के सिलेंडर को फिर 500 तक लेके आएंगे। ये हम आज इस मंच से घोषणा करना चाहते हैं। ये हमारी बहनों के गृहिणियों के दुख और दर्द को समझते हुए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने फैसला ले रखा है। आदरणीय प्रियंका जी को इस बात की बहुत चिंता थी कि पहाड़ी क्षेत्रों में लोग बड़ी मुश्किलों से लकड़ी की गठरी लाकर किस तरह जीवन का निर्वहन इस आधुनिक युग में कर रहे हैं, 1100 का सिलेंडर नहीं ले सकते हैं, यह चिंता थी। और जब मैनिफेस्टो कमेटी की उनकी इस चिंता से अवगत कराया गया, तो सभी लोगों ने निर्णय लिया कि आपकी इस भावना का आदर करते हुए, और इसीलिए विशेष रूप से आज इस मौके पर आपको भी आमंत्रित किया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये समय निकाला और हमें आशीर्वाद दिया। मैं साथियों आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तराखंड की जो मूलभूत समस्याएं हैं, कांग्रेस की सरकार रोजगार, उसके अलावा जो स्वास्थ्य की समस्या है, महंगाई की समस्या है, और हमारे जो गरीब परिवार हैं,
प्रत्येक वर्ष उन लोगों को हमारे राहुल जी की न्याय योजना के तहत 40,000 रुपए जो मिलने चाहिए वो ये सरकार, हमारी सरकार, आने वाली सरकार देगी। मैं ये घोषणा आप लोगों के सामने, ये ऐलान आपके सामने आप लोगों के उपस्थिति में करना चाहता हूं। और अंत में हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका जी की उपस्थिति में मैं कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते मेरे इस प्रदेश के तमाम उन युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं। मेरे साथियों, जब कोरोना काल में आपकी नौकरियां गई, आज हर एक गांव में 150, 150 बच्चे हैं जो नौकरियां छोड़कर वापस आ रखे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सबने सुना होगा हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय बड़ी लच्छेदार भाषा कही और कहा कि मैं 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी करता हूं। सबने सुना होगा। मैं पूछना चाहता हूं, उस 20 लाख करोड़ के पैकेज में से किसको राहत मिलनी चाहिए थी? राहत उसको मिलनी चाहिए थी जिसकी नौकरी गई। अगर किसी की 12,000, 15,000 की नौकरी गई तो उसे कहना चाहिए था कि भाई जब तक तुम्हारी दोबारा नौकरी नहीं लगती है तुम्हें हम 5,000, 7,000 रुपए पर माह देते हैं। लेकिन अफसोस कि उन्हें एक नया पैसा नहीं मिला। जिसकी दुकानें बंद रही 4-6 महीने, बाल बच्चे भूखे रहने की नौबत आई, उस दुकानदार को कहना चाहिए था कि तुझे हम 5,000, 10,000 रुपया कुछ देते हैं। लेकिन अफसोस उसे कुछ नहीं मिला। चाय की ठेली वाला, सब्जी की गाड़ी वाला, तमाम छोटे छोटे कारोबारी 6-6, 8-8 महीने जिनके काम धंधे बंद रहे, उनके खातों में कुछ आना चाहिए था। लेकिन अफसोस कि उनके खातों में कुछ नहीं आया और वो 20 लाख करोड़ भारत के राजकोष से निर्गत हुआ। लेकिन भारत के राजकोष से निर्गत हुआ 20 लाख करोड़ अंबानी और अडानी के खातों में गया। बड़े अफसोस की बात है। मैं उन युवा साथियों से जो अपनी नौकरी गंवाकर आज गांव आए हुए हैं, उनसे आह्वान करना चाहता हूं, ये जंग है, इस जंग को लड़िए। और हम आपको ये आह्वान करते हैं, ये संकल्प लेते हैं कि हम आपको, आपके दुखों को समझते हुए, दर्द को समझते हुए आपके रोजगार का बंदोबस्त करेंगे। ये जुमलेबाज आपके रोजगार का बंदोबस्त नहीं करने वाले हैं। कांग्रेस की सरकार आपके रोजगार का बंदोबस्त करेगी। हम आपके रोजगार का बंदोबस्त करेंगे। हम पर विश्वास करिए। आप हमें सहयोग दीजिए, हम आपको समृद्धि देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार हमारी राष्ट्रीय नेता का मैं सादर अभिवादन करते हुए अपने शब्दों को यहां पर विराम देता हूं। आदरणीय हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, मैं नाम नहीं ले पाया, आप सबका स्वागत और सभी नेताओं का स्वागत। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। असीम ऊर्जा और अनुभव से युक्त, समाज की पीड़ा को गहराई से समझने वाले पूर्व मुख्यमंत्री, हमारी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन आदरणीय हरीश रावत जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमें संबोधित करें। गणेश उत्तराखंड आगमन की सारा उत्तराखंड दूर दूर गांव में हमारी बहनें, भाई, बुजुर्ग बड़ी बेसब्री के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसी हमारी राष्ट्रीय महासचिव और हमारी कांग्रेस के सारे विश्वासों की थाती को अपने साथ लेकर के चलने वाली आदरणीय प्रियंका गांधी जी, मैं माननीय प्रीतम सिंह जी, नवप्रभात जी, हमारे सम्मानित प्रभारी देवेंद्र यादव जी, सभी सम्मानित प्रभारीगण और दूर दराज जो हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, जो प्रियंका जी को सुनने के लिए बहुत आतुर हैं, वो मेरे बहुत आदर योग्य बहनों और भाइयों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और इस परिवार का यहाँ पर उपस्थित लोगों में बड़ा होने के नाते मैं अपने चारों धामों की तरफ से गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, हमारे केदारनाथ और बद्रीनाथ
बागनाथ, जागनाथ, नाथों के नाथ महादेव के को प्रणाम करते हुए प्रियंका जी, आपको और आपके संघर्ष को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। और मैं दो ऐसे उद्घोषों का साक्षी रहा हूं जिनको युगांतकारी कहा जा सकता है। इंदिरा जी ने, तब हम छात्र थे, कहा था गरीबी हटाओ। गरीबी एक पल में नहीं हटती, वो जानती थी। गरीबी हटाने के लिए आज उनकी तीसरी पीढ़ी भी संघर्ष कर रही है। राहुल जी संघर्ष कर रहे हैं, प्रियंका जी संघर्ष कर रही हैं, मगर उनका नारा युगांतकारी था। उसने प्रत्येक सरकार को मजबूर किया कि वो गरीब को अपनी नीतियों का केंद्र बिंदु बनाए। और उनकी पोती ने एक इतना ही युगांतकारी नारा 21वीं सदी के भारत को बनाने के लिए दिया है। कहा है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। और बिना इस नारे के पूर्ण भावार्थ को समझे और उसके साथ अपने को जोड़े, कोई भी राजनीतिक दल 21वीं सदी का खुशहाल भारत नहीं बना सकता, खुशहाल उत्तराखंड नहीं बना सकता है। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। भगवान आपको शक्ति दे और आप राहुल जी के साथ मिलकर कांग्रेस को 2024 में फिर से सत्ता में लाएं, ताकि आपकी दादी के नारे को, युगांतकारी नारे को, आपके नारे के साथ नारी हूं, लड़ सकती हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं के साथ मिलाकर हम 21वीं सदी का खुशहाल भारत बना सकें। ये मेरा वादा आप सब अपने उत्तराखंड के भाई बहनों से भी है। आज हमने प्रियंका जी को इसलिए आमंत्रित किया, हमारी नारी शक्ति को भी एक नई स्फूर्ति की जरूरत है, एक नई प्रेरणा की जरूरत है। हमारा उत्तराखंड अपने नारियों का, वीर नारियों का बहुत बहुत आभारी है। वही हमारे प्राणाधार हैं, वही हमारे जीवनाधार हैं। हमारे उत्तराखंड को यदि ये पहचान है आज इस देवभूमि को, तो उसमें हमारे बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद योगदान हमारे वीर सैनिकों का है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का है, हमारे राज्य आंदोलन के सिपाहियों का है। मैं उन सब लोगों को भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आज हम प्रियंका जी के माध्यम से, हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि कन्या जिसकी शुरुआत करती है तो शुभ ही शुभ होता है। तो आज हम अपने एक संकल्प को, जिसको हमने कहा है कि उत्तराखंड का सम्मान, 4 धाम 1000 काम, हमारे घोषणा पत्र समिति के सब सदस्यगण नवप्रभात जी के नेतृत्व में आज उस संकल्प को लेकर के, उस संकल्प पत्र को लेकर के, मैं तो उसको सीधी सादी भाषा में, आप सबके समझने की भाषा में घोषणा पत्र ही कहूंगा, उसको लेकर के आए हैं। और आपके हाथों जब हम उसको लोगों को समर्पित कर रहे हैं, उत्तराखंड के लोगों के सामने समर्पित कर रहे हैं, प्रियंका जी, हम सब जो मंचासीन लोग हैं, हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और हम प्राण प्रण से भी इस घोषणा पत्र को अक्षर अक्षर लागू करेंगे, पूरी तरीके से लागू करेंगे। आप सोनिया जी को बता दीजिएगा ये हमारा संकल्प, क्योंकि वो बहुत चिंतित रहती है। जो कहो उसको करो। आज हमारा ये जो घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र में हमने अपने पिछले, जब भी यहां सत्ता में कांग्रेस रही, 2002 से लेकर 2013, 14, 15, 16, उन सब जनोन्मुखी कार्यों का
जिक्र करते हुए उसकी बुनियाद पर आपसे ये हजारों वादे किए हैं। हमारा रिकॉर्ड देख लीजिए, एक एक वादे में हमारा पिछला रिकॉर्ड साक्षी है। हमने उत्तराखंड को एक नई दिशा बनाई है, एक मजबूत नींव डाली है। आप 2022 में हमारे हाथ में दीजिए बागडोर, इस निकम्मी अकर्मण्य सरकार से छुटकारा दिलवाइए, जिसके मुख्यमंत्री को इतने ही अल्प कार्यकाल में खनन प्रेमी मुख्यमंत्री की संज्ञा मिल जाती हो। यदि कहीं ज्यादा समय मिल जाता तो हो सकता है बालू बजरी के साथ हमारे खेतों की मिट्टी को भी बेच डालने का काम करते, हमारी छाती को भी बेच डालने का काम करते। और उन्होंने शुरुआत कर दी थी जब इन्होंने विशेष रूप से सम्मिलित हैं। हमने 3 प्रकार की पेंशनों को बढ़ा करके 18 प्रकार की पेंशनें की। अब हम 21 प्रकार की पेंशनें लागू करेंगे। जो 1000 मिलता था उसको 1800 में पहुंचाने का काम करेंगे। हम हर किसी को जोड़ेंगे। हमने पहले कार्यकाल में, मेरे कार्यकाल में, हमारी सरकार ने 32,000 लोगों को नौकरी दी, सरकारी मुलाजिम बनाया। हमारा रिकॉर्ड साक्षी है। यदि हम आगे के लिए कुछ कह रहे हैं तो हम उसको पूरा करके दिखाएंगे। आज कितनी बड़ी चुनौती है लोगों के सामने अपने जीवन को चलाने की। आज लोगों का मान सम्मान खतरे में है। इन 5 सालों में उत्तराखंड का कुछ नहीं बदला। यदि केवल बदले इन भाजपा के लोगों ने तो केवल मुख्यमंत्री बदले और चेहरे बदल करके आज फिर आपको धोखा देना चाहते हैं, फिर आपको धोखा देना चाहते हैं। अरे भेड़िया साधु का बाना पहन करके साधु नहीं हो जाता है। भाजपा के लोगों के पास कोई नीति नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई सोच नहीं है। कांग्रेस के पास स्पष्ट नीति कार्यक्रम है, हमारे पास स्पष्ट नेतृत्व है। हम उसके बल पर आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमने अपने घोषणा पत्र में कहा कि 4 धाम 1000 काम, और जिसके 4 पुष्प हम पहले ही अर्पित कर चुके हैं भगवान बद्रीनाथ को, केदारनाथ को, गंगोत्री और यमुनोत्री को, इस पुण्य भूमि को। वो 4 पुष्प हैं। 5 साल में हम देंगे 4 लाख रोजगार, स्थायी रोजगार। रिक्त पदों को भरेंगे भी, नए पद सृजित भी करेंगे, मगर स्वरोजगार के बल पर हम 4 लाख 5 साल में रोजगार सृजित करेंगे जो स्थायी नेचर के होंगे। हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का ढांचा चरमरा गया। प्रीतम ने अभी कहा, प्रीतम सिंह जी ने, कि किस तरीके से कोरोना काल में हमारे भाइयों के मरने के लिए छोड़ दिया गया। देश के अंदर प्रियंका जी दूसरे नंबर पर प्रतिशतवार सर्वाधिक मौतें उत्तराखंड में हुई हैं, छोटे से उत्तराखंड के अंदर। मैं उन सब परिवारों के प्रति मेरा हृदय, जो हमारे लोगों की सरकार की नालायकी से मर गए, हमारे बीच में नहीं है, मैं उन सबको सांत्वना देना चाहता हूं। और इसीलिए हमने अपने इन 4 पुष्पों में एक पुष्प ये रखा है कि स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएंगे गांव गांव, द्वार द्वार। नई टेक्नोलॉजी का, साइंस टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे इस काम के लिए। हमने कहा है आप सब भाई बहनों से, उत्तराखंड के लोगों से, कि उत्तराखंड के भाइयों बहनों, जिन भाई बहनों की आमदनी बहुत कम है, जो कोरोना काल में और ध्वस्त हो गई, नोटबंदी, जीएसटी के कारण जो छोटे छोटे व्यापारी आजीविका पा रहे थे, गरीबी के गर्त में चले गए, हम उन सब लोगों को चिन्हित करेंगे। ये संख्या 5 लाख भी हो सकती है, 5 लाख से ज्यादा भी हो सकती है। मैं अपने साथियों से समापूर्वक कहना चाहता हूं, हम इन 5 लाख लोगों को रुपया देंगे हर साल 40,000। 5 लाख लोगों को रुपया देंगे हर साल 40,000। और
मैं जानता हूं मेरी बहनें चाहे किसी जगह इस समय प्रियंका जी को सुनने के लिए आई होंगी, प्रियंका जी को सुनने के लिए आई होंगी, प्रियंका जी को सुनने के लिए आई, 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 प्रियंका जी को सुनने के लिए डर लगा रहता है मन में, कहीं सिलेंडर खत्म न हो जाए, गैस खत्म न हो जाए। और आप हाथ जोड़ करके कहती हैं कि सिलेंडर भैया कल खत्म मत होना, नहीं तो घर वाला जो है जब पैसा मांगूंगी तो डांटेगा, कहां से लाएगा वो पैसा। हर घर आज महंगाई से विचलित है। खाने का तेल जो हमारे समय में 58 रुपए में मिलता था, इन्होंने 200 रुपए में पहुंचा दिया। कौन सी चीज सस्ती है? आप सबके जेब से पैसा निकला है, देश के चंद खरबपतियों की जेब में गया है। इन्होंने खरबूपति बनाए हैं, इन्होंने गरीब को और गरीब बनाने का काम किया है। समाज का कोई वर्ग नहीं है जो इनके कार्यकाल में गरीब नहीं हुआ। महंगाई रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में एक बात है कि हम आपको राहत दे सकें। कांग्रेस की सरकार बनाइए, इसीलिए हमने कहा है बनाओ बनाओ कांग्रेस की सरकार, लाओ लाओ कांग्रेस की सरकार। गैस का सिलेंडर नहीं होगा 500 रुपए के पार। लाओ लाओ कांग्रेस की सरकार, गैस का सिलेंडर नहीं होगा 500 रुपए के पार। रोजगार हमारा प्रमुख मुद्दा, महंगाई मुद्दा, भ्रष्टाचार मुद्दा, कौन सी चीज ऐसी है कुशासन मुद्दा। हमने लोकायुक्त बनाया, गवर्नर के घर भेजा, लोकायुक्त इन्होंने बाहर नहीं निकाला। बातें बड़ी बड़ी करते हैं ये। आज मैं इन बड़ी बातें करने वालों से एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं हम जो गैस के सिलेंडर की सब्सिडी है बहनों के खाते में डालेंगे। मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूं, हम सत्ता में आएंगे, पहले साल 100 यूनिट बिजली फ्री और दूसरे साल उसको बढ़ा करके 200 यूनिट तक लेकर के जाने का काम करेंगे। हम हर तरीके की समृद्धि को, खुशहाली को आपके साथ बांटेंगे। लोग सवाल करेंगे कहां से लाएंगे पैसा। जब केदारनाथ की आपदा आई थी, विकास दर न्यूनतम हो गई थी, राजस्व वृद्धि दर न्यूनतम हो गई थी, व्यापार ठप हो गया था, पर्यटन ठप हो गया था। ये उत्तराखंडी संकल्प था, भगवान केदारनाथ का आशीर्वाद था। हमारी सरकार ने 1.5 साल के अंदर स्थिति सुधारी और 2017 में हमारी जो विकास दर थी वो 11.5% थी, जो राजस्व वृद्धि दर थी वो 19.5% थी। कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर थे। जो प्रति व्यक्ति आमदनी थी वो राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा 1,74,000 हमने पहुंचाने का काम किया था। हम फिर से उस काम को करके दिखाएंगे। हम संसाधन जुटाएंगे, पैसा जुटाएंगे। और प्रियंका जी, आप हमारी मॉनिटरिंग कर सकती हैं। हमारा पहला काम उत्तराखंड की सरकार का संसाधन संवर्धन का होगा। हम आर्थिक दृष्टि से मजबूत भारत भी बनाएंगे और जितनी मजबूती हासिल करेंगे उसको अपने गरीब भाइयों के साथ बांटने का काम करेंगे। आप हमारी नेता को सुनने के लिए हम सब लोगों के साथ जुड़े। कुछ भाई बहन यहाँ जुटे, कुछ भाई बहन राज्य के कोने कोने में जुटे हुए हैं। मैं आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हृदय से बहुत धन्यवाद देते हुए मैं माननीय प्रियंका गांधी जी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जाले छा मेर बॉडा बॉडी भूली भूलिया, जहां भी हैं वहीं से ताली बजा करके जरा प्रियंका गांधी जी का जबरदस्त तरीके से समर्थन कर उनका स्वागत करें। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंडियत, जय प्रियंका गांधी। मैं निवेदन करता हूं कांग्रेस की महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी से कि उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र 2022 घोषणा पत्र समर्पित
हम देखेंगे एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण एक आदरणीय बहन सुनीता गोयल जी के जीवन संघर्ष पर आधारित। कृपया प्रस्तुतिकरण। मेरा सुनीता गोयल है। आई एम पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। उत्तराखंड में हमें 35 साल हो गए। मैं पूरा दिन चाय का काम करती हूँ। मैं सुबह 10 बजे निकलती हूँ। सबसे पहले मैं इधर से सैयद मोहल्ले से निकलती हूँ, चाय बांटती हूँ, जाती हूँ 3-4 दुकानें मेरी जो परमानेंट है, एक 2 चाय वो लेते हैं। 30 किलोमीटर में रोज चल रही हूँ। मेरे पति अपाहिज है, बिल्कुल एकदम ना चल फिर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। मैं अकेला ही उनको उनके सहारे छोड़ के जाती हूँ। हम लोग दोनों के दोनों बेरोजगार हैं इस टाइम। खाने पीने के लिए तो बहुत मुश्किल हो रहा है। इतना नहीं मैं कमा पाती हूँ, ना तो इनके विकलांग की पेंशन लगे, ना मेरी बुजुर्गी की पेंशन लगे। हमारी दुकान थी, तो चलिए पुरानी चीजों की बहुत याद आती है कि हम लोग कैसे रहते थे, कैसे नहीं रहते थे। कभी कपड़े पे एक शिकन तक नहीं आती थी और आज जैसे देखती हूँ वैसे ही उठ के चल देती हूँ। यही पहला पढ़ाई लिखाई तो पूरी करो, उससे मेरा अंदर से आंसू आते हैं बेटा, क्योंकि जो भुगतता है उसी को पता चलता है। ना मुझे गैस सिलेंडर मिल रहा है, ना मुझे खाना मिल रहा है, ना मुझे कोई 1 रुपया मिल रहा है, ना मुझे कोई मतलब इवन यहाँ तक कि कुछ भी नहीं है। 1 रुपये की मदद नहीं हुई मेरे को बीजेपी की सरकार की तरफ से। जब अभी नहीं कर रही तो आगे आ जाएगी तो वो तो बिल्कुल हमें पैरों के नीचे रोकेगी। तो इस बार अगर कांग्रेस सरकार आती है तो हमें लगता है कि हमारा कुछ उद्धार होगा। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सुनीता गोयल जी से कि वो आए और निवेदन करूंगा कांग्रेस महासचिव आदरणीय प्रियंका जी से कि उनको एक सम्मान धनराशि प्रदान करने की कृपा करें। ये तो मैंने सोचा नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं इलेक्शन पीरियड में अलाउड है। प्ले कार्ड को तो इन्होंने शूट करा दिया, हटा दे। मैं 3 युवा साथियों प्रियांशु थापा जी, अर्चना नेगी जी और नीलम रावत जी को आमंत्रित करता हूं और निवेदन करता हूं आदरणीय प्रियंका जी से कि वो कांग्रेस के संकल्प के रूप में एक प्रतीक रोजगार पत्र उनको प्रदान करें। मैं हमारे बीच में मोहन प्रकाश जी भी हमारे ऑब्जर्वर हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं हमारे, वो आए हैं, जरा उनके लिए ताली बजा करके स्वागत करें। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी
अब हम देखेंगे स्थिति और कांग्रेस के संकल्प। रसोई गैस के ऊपर कि उसका जनार्पण आदरणीय प्रियंका जी करें। इधर इधर लगा दे, आप आ जाए इधर। देश में अन्याय का विरोध करने का साहस और नारी शक्ति की प्रतीक आदरणीय प्रियंका जी को आमंत्रित करता हूं कि वह आएं और हमारा मार्गदर्शन करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बहुत प्यार दिया, प्यार से मेरा स्वागत किया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरीश रावत जी, जिनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा, उनके अनुभव और उनके विवेक से हमेशा मैं प्रेरित होती हूँ। श्री गणेश गोडियाल जी, श्री प्रीतम सिंह जी, श्री देवेंद्र यादव जी, श्री नव प्रभात जी, श्री मोहन प्रकाश जी, श्री गौरव वल्लभ जी, आप सबका इस स्वागत में बहुत बहुत, इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। और जितने हमारे साथी, हमारी बहनें, हमारे भाई हमें जगह जगह में इस भाषण को देख रहे हैं, उनको भी मेरा बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान केदारनाथ, भगवान बद्रीनाथ, गंगोत्री जी,
यमुनोत्री जी की ये भूमि है। इस भूमि का मैं नमन करती हूँ। इस भूमि के साथ मेरे परिवार का पुराना रिश्ता है। आप तो जानते ही होंगे, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी यहीं देहरादून में पढ़े, मेरे भाई भी यहीं पढ़े, मैं भी यहीं पढ़ी, मेरा बेटा भी यहाँ पढ़ा। कई पीढ़ियों से हम इस प्रदेश में आ रहे हैं, आप सबसे मिल रहे हैं, आप सबकी बातों को सुन रहे हैं और यहाँ की जो सुंदरता है, यहाँ की प्रकृति जो है, उसको देखकर हमेशा खुश होते थे। लेकिन आज यहाँ आकर इस देवभूमि में जिस तरह की सरकार चल रही है, उसको देखकर दुख होता है। मैं कहना चाहती हूं कि ये दुख क्यों होता है। ठीक है, हर सरकार आती है, जनता की समस्याएं होती हैं और जो विकास है, चाहे कितना भी कोई सरकार करे, वो कभी पूरा नहीं होता। तो हमेशा ये एहसास होता है कि चलो और काम हो सकता था। लेकिन सबसे बड़ा दुख तो इस सरकार के कार्य को देखकर इसलिए होता है क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने जितने बड़े बड़े वादे आपको दिए, जितनी आशा से, उम्मीद से आप सबने इनका समर्थन किया, उसको तोड़ दिया है। जहां जहां मैं जाती हूं, बहुत स्पष्ट होता है कि पिछले 5 सालों में कुछ काम नहीं किया गया। पिछले 5 सालों में सिर्फ जो आपकी उम्मीदें हैं वो टूटी, जो आपको वादे किए थे वो टूटे, जो पहले काम किया गया था वही आज दिखता है। जो हमारी सरकार के दौरान विकास का कार्य था वही आज है, उससे आगे कुछ नहीं किया गया। हाँ, चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं फिर से होती हैं, उद्घाटन होने शुरू होते हैं और जो प्रोजेक्ट आपने 5 सालों से नहीं किए, उनका उद्घाटन आप आज कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें की गई हैं। इस सरकार ने जितना पैसा, जितना धन विज्ञापनों में खर्चा है, कि सिर्फ यहाँ उत्तराखंड में नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, लेकिन दिल्ली में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विज्ञापन दिखते हैं। इतना खर्चा होता है इन पर, लेकिन जो आपकी समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, कहते हैं। जब हम घोषणा करते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, वो सवाल उठाते हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे। सच्चाई ये है कि पैसे हैं। सच्चाई ये है कि रोजगार के लिए खाली पद हैं। सच्चाई ये है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अगर ये करना चाहती थी तो कर सकती थी। सच्चाई ये है कि आपको डबल इंजन की सरकार का वादा किया, लेकिन आज स्थिति इन्होंने ये बना दी है कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, इनका ही इंजन ठप हो गया है। मैं जब अपनी बहनों से मिलती हूँ, वो मुझे बताती है कि कितनी परेशान है। और इसीलिए जब आपने नारा आप कह रही थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो क्यों आप खुश होती हैं इस नारे को सुन के? क्योंकि आप जानती हैं कि आपका जीवन संघर्ष का जीवन है। आप जानती हैं कि कुछ भी हो, समाज का बोझ आप उठाती हैं, महंगाई का बोझ आप उठाती हैं, जो परिस्थितियां हैं उसका बोझ हमेशा महिला उठाती है। महिला के पास बहुत ज्यादा मौके नहीं हैं। महिला के पास उसको हमेशा घर भी देखना पड़ता है। चाहे वो बाहर जाके खेती में काम करे, वो घर आएगी, वो घर को भी संभालेगी, परिवार के सदस्यों को देखेगी, वो सुखी हैं, वो अच्छे हैं कि नहीं हैं, सबकी सेहत ठीक है कि नहीं है, कोरोना की मार हुई, सबसे ज्यादा बोझ फिर से आपने उठाया। लेकिन आपको पूरी तरह से नकारा जाता है। जब नेता, राजनीतिक पार्टियां बात करती हैं तो महिला की बात नहीं करती।
क्या आपको मालूम है कि उत्तराखंड में हर 5 घंटे एक महिला के साथ अत्याचार होता है? हर 5 घंटे। जो पहाड़ी राज्य है, आपको मालूम है कि कितनी मुश्किल होती है स्वास्थ्य सेवाओं को मिलने की। जब आप बीमार पड़ती हैं, गर्भवती होती हैं, तो अक्सर आपको बहुत दूर जाना पड़ता है डॉक्टर से मिलने के लिए या अस्पताल से कोई सुविधा लेने के लिए। क्या किया इस सरकार ने आपके लिए? आपको मालूम होगा कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी महिलाओं में ही है। यहाँ तमाम महिलाएं बेरोजगार हैं। आशा बहुएं, आंगनवाड़ी की महिलाएं, उनका मानदेय बढ़ाया भी नहीं गया। कितना समय हो गया है? साल हो गए हैं और उनका मानदेय वहीं का वहीं है। मैं जानती हूँ, उत्तर प्रदेश में काम करती हूँ, वहाँ आशा बहनें जो हैं, आंगनवाड़ी की बहनें जो हैं, खूब परेशान हैं, संघर्ष करती हैं। जब अपनी आवाज़ उठाती हैं तो पीटी जाती हैं, उनको जेल में डाला जाता है, उन पर रासुका की धाराएं लगाई जाती हैं। तो आप सोचिए कि कैसी सरकार चल रही है। हर जगह बेरोजगारी है, नौजवान बेरोजगार हैं। हम बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं चुनाव के समय। यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं, जो सरकार चलाते हैं, क्या बात करते हैं? यहाँ आकर धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, रोजगार की बात नहीं करेंगे। ये आपको नहीं बताएंगे कि रोजगार कैसे दिलवाए हैं या कैसे दिलवाएंगे, कभी नहीं बताएंगे। ये नहीं बताएंगे कि पिछले 5 सालों में इन्होंने कितने रोजगार दिए, क्योंकि दिए ही नहीं, क्योंकि खाली पद पड़े हुए हैं। तो शिक्षा के बारे में, आपके लिए सुविधाओं के बारे में कौन सोच रहा है? ये सरकार का काम होता है। सरकार का काम है आपको सुरक्षित रखना और आपके जीवन को अच्छा बनाना। अगर आप आज भाजपा की 5 साल की सरकार के बारे में सोचें, अपने मन में झांक के सोचें कि उन्होंने क्या किया आपके लिए। क्या आप आगे बढ़ पाए? क्या आपके जीवन में कोई सुविधा आई? क्या पहले से कोई आसानी हुई आपको जीवन जीने में, या आप और भी त्रस्त हो गए? चाहे महंगाई हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, आपने देखा कितना आंदोलन किया। यहाँ मैं जानती हूँ गन्ने का जो बकाया है उसकी इतनी बड़ी समस्या है। अब आप सोचिए, पूरे देश भर में जो गन्ने का बकाया है कितना है? 14,000 करोड़। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे। कितने के? 16,000 करोड़ के। प्रधानमंत्री जी के 2 हवाई जहाज के खर्चे में पूरा गन्ना का बकाया हो सकता था, पूरा हो सकता था। लेकिन उन्होंने क्या चुना? अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे। लेकिन ये आप मीडिया में नहीं देखेंगे, क्योंकि उनकी आलोचना तो मीडिया में होती नहीं है, आप तक ये बातें पहुंचती नहीं है। आप जानते हैं कि किसानों को कितनी परेशानी है, कितना त्रस्त है। आज खाद नहीं मिलती है उनको, तमाम मुश्किलें हैं। पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं इतने बढ़ गए हैं, उससे किसानों पर कितना असर पड़ता है। कोरोना आया, मैं जानती हूं कि कितने लोग उत्तराखंड से दिल्ली में काम करते हैं, किस तरह से उनको कांग्रेस पार्टी ने वापस पहुंचाया। मैं जानती हूं कि उनको वहां पे भगवान पर भरोसे छोड़ दिया गया। एक दिन से दूसरे दिन बताया गया लॉकडाउन है, खुद संभालो, कैसे पहुंचोगे? पैदल पहुंचो। हमने कहा बसों का हम इंतजाम करेंगे। उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी थे उनके लिए हमने कहा हम बसों का इंतजाम करेंगे, उसको भी मना कर दिया। आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन जो ऑक्सीजन की कमी है उसकी कोई जरूरत नहीं थी। हमारा देश दुनिया के सबसे बड़े ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स में से है। हमारे देश में जितना ऑक्सीजन बनता है वो पूरे देश के लिए काफी था, हर अस्पताल में पहुंच सकता था। 2020 में कोरोना आया, दूसरी लहर 2021 में थी। आपके पास 1 साल था, उस 1 साल में आपने कोई योजना नहीं बनाई। आपने ऑक्सीजन का निर्यात किया, आपने वैक्सीन का निर्यात किया, और जब समय आया तो हिंदुस्तानियों के पास ना वैक्सीन थी और ना ऑक्सीजन। और किस तरह से उत्तराखंड के लोगों ने
कोरोना को सहा, अपने प्यारों को खोया। ये आप मुझसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आप किन दिनों से गुजरे। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ठीक है, ये परिस्थितियां आप जानते हैं। आप जानते हैं कि महिला परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, दलित परेशान है। जहां देखो परेशानी ही परेशानी दिखती है। आप कुछ खरीदने जाते हैं, वो महंगा हो गया है, खरीद नहीं पाते। आपको किसानी करनी है, उसमें कोई सुविधा नहीं है। आपके बच्चों को पढ़ाना है, वो भी नहीं हो पा रहा है। बड़े बड़े उद्योग बंद हो रहे हैं। BHEL जैसे उद्योगों को बेचने की योजना हो रही है। आप सब देख रहे हैं कि कुछ गिने चुने उद्योगपति जो प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं, उनके करीबी हैं, वही फूल रहे हैं, पल रहे हैं, फल रहे हैं। कल का बजट आपने देखा। कल के बजट में गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए क्या था? कुछ नहीं। आज सुबह किसी ने मुझे कहा कि हीरे का दाम सस्ता हो गया है। हीरे का दाम सस्ता हो गया और दवा का दाम ज्यादा हो गया है, बढ़ गया है। तो आप सोचिए, मैं पूछना चाहती हूं आपसे, आप आंखें कब खोलेंगे? आप सच्चाई कब देखेंगे? जीवन दिख रहा है, हर रोज संघर्ष है, सुबह उठते हैं संघर्ष है। आज ये परिस्थिति आ गई है कि हम नाच रहे हैं कि 500 रुपए का सिलेंडर होगा। हम नाच रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, स्टेज पे बैठ के ताली बजा रहे हैं। ये नाच गाने की बात है? क्यों ये परिस्थिति क्यों आई? आपने सिलेंडर को 1000 रुपए बना दिया। पहाड़ी में जब तक सिलेंडर पहुंचता है 2000 रुपए का मिलता है। तो आज हम खुश हो रहे हैं कि चलो हम कह पा रहे हैं कि हम 500 रुपए का करेंगे। लेकिन असलियत यह है कि ये परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि आज जो सरकार को आपको देना चाहिए कोई तोहफा नहीं है, आपका हक है। आज उस हक को मांगने के लिए आपको इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। आज एक राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी आपके सामने आकर कह रही है हम आपको आपका हक देंगे, और आप खुशी से नाच रहे हैं। लेकिन ये आपका हक है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? कोई आप पे एहसान नहीं कर रहा है, कोई एहसान नहीं कर रहा है। जो यहां बैठा है उसको आपने बिठाया है। अब आप आंख खोलिए। आपके जीवन में अगर संघर्ष है तो उस संघर्ष के मिटाने की जिम्मेदारी हमारी है और हक आपका है। अब आपको सब दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि यहाँ की सरकार ने क्या किया आपके लिए। महामारी आई तो भी आपके साथ नहीं खड़े हुए। महंगाई इतनी हो गई है, उसको बढ़ाए जा रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, उसको सुलझाने की कोई कोशिश नहीं है। यहाँ पास में खनन हो रहा है, उसको कोई नहीं रोकता। बड़े बड़े उद्योगपति जो करना चाहे वो कर रहे हैं। गरीब की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो बदलाव कौन लाएगा? बदलाव कांग्रेस पार्टी तभी ला पाएगी जब आप जागरूक बनेंगे, जब आप समझेंगे कि सरकार का काम आपके लिए दिन रात काम करने का काम है। अगर आपके बच्चों की शिक्षा नहीं हो रही है, सरकार का काम है कि वो आपको बताएं कि किस तरह से आपके बच्चों को की शिक्षा कराएंगे, किस तरह से आपका भविष्य मजबूत करेंगे, किस तरह से, कहां से आएंगे ये रोजगार। इसीलिए जो घोषणा पत्र बनाया हमने, इसमें हमने कहा है कि हम क्या करना चाहते हैं। और मैं पूछना चाहती हूं कि आप हम पे विश्वास क्यों करेंगे? आप सोच सकते हैं कि हम भी दूसरे दलों के साथ की तरह ऐसे घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, हमारी सरकार का काम देखिए। यहां तो आपने देखा इस सरकार के आने से पहले काम हुआ। इसी तरह से जब हमने घोषणा की, छत्तीसगढ़ की सरकार बनने वाली थी, हमने घोषणा की
कि वहां पे किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। सरकार ने जब शपथ ली उसके 3 घंटे बाद सारे कर्ज माफ किए गए। तो आपके पास विकल्प है। कांग्रेस पार्टी एक विकल्प है जो आपके लिए काम करना चाहती है, जिसके नेता आपके लिए संघर्ष करना चाहते हैं, जिन्होंने 5 सालों में आप ही के संघर्ष, आपके साथ खड़े होकर आपके संघर्ष देखे हैं, और जो हर बार आप ही की आवाज उठाते हैं, आपके लिए न्याय मांगते हैं। चाहे वो आपके पेंशन की बात हो, चाहे एक्स सर्विसमैन की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, हमेशा कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़े होकर संघर्ष करती है। तो आप ही सोचिए कि अगर आपको अपना जीवन बदलना है, परिवर्तन लाना है और एक ऐसी सरकार लानी है जो आपके लिए काम करे, तो आपको मन बनाना पड़ेगा। आपको ये तय करना पड़ेगा कि इस चुनाव में विकास की बात होनी चाहिए। जो आपको यहाँ मंच पे खड़े होकर राजनीतिक दल आते हैं, जो धर्म के बारे में, जाति के बारे में बात करते हैं, उनसे पूछिए मेरे विकास के बारे में क्या कह रहे हो। उनसे पूछिए कि तुमने 5 सालों में मेरे लिए किया क्या, क्यों दूं अपना कीमती वोट तुमको, क्या किया है मेरे जीवन को सुधारने के लिए। तो इन बातों में से आप गुमराह मत होइए। ऐसी बातों को करने से सिर्फ और सिर्फ कुछ राजनीतिक दलों का फायदा होता है, पब्लिक का कोई फायदा नहीं होता, कभी फायदा नहीं होता। जब फूट होती है, जब देश में जब लड़ाया जाता है लोगों को, आप परिवार के बारे में सोचिए। आपका परिवार है, 3 भाई हैं, आपका कारोबार अच्छी तरह से चल रहा है, तीनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, खुशी से आगे बढ़ रहा है परिवार। अब किसी ने फूट डाल दी, लड़ाई शुरू हो गई, क्या आप आगे बढ़ पाएंगे? और जब घर का मुखिया ही लड़ाई कराए तब क्या होगा? परिवार का नाश होगा, कभी आगे बढ़ नहीं सकता ऐसा परिवार। तो जो आपके सामने आकर ऐसी बातें करते हैं, जो नकारात्मक बातें हैं, उनसे आप अपना हक मांगिए, उनसे कहिए, सकारात्मक बातें करिए, विकास की बातें करिए, शिक्षा, सुविधा, स्वास्थ्य, रोजगार, इनकी बातें करिए, बताइए हमारे लिए आप क्या करेंगे, तभी आपको वोट मिलेगा। तो मन बना लीजिए, ये ऐसा चुनाव है जिसमें आप उत्तराखंड का भविष्य बदल सकते हैं। आपका अपना अभिमान है, स्वाभिमान है, अपने स्वाभिमान को मत भूलिए। और जब भी आपके सामने एक नेता आए, किसी भी पार्टी का हो, उससे ये पूछिए कि वो क्या करने जा रहा है आपके लिए, और जब तक करके नहीं दिखाएगा तब तक दोबारा अपना वोट उसके पक्ष में मत दीजिए। ये बातें करना चाहती थी मैं आपसे कहना चाहती थी कि ये जो आपका वोट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हल्के में मत लीजिए। किसी ने कुछ कह दिया कि ये ले लो, वोट दे दो, किसी ने बहका दिया, किसी ने कह दिया कि जाति के आधार पर दे दो, धर्म के आधार पर दे दो, बहकना मत। आप अपना हक मांगो और अपने हक के आधार पर अपना वोट दो, तभी आप आगे बढ़ोगे, तभी आपका प्रदेश आगे बढ़ेगा, तभी आपका देश आगे बढ़ेगा। और तभी उन नेताओं को एहसास होगा कि आपके सामने जो झूठ बोलते हैं, जो आपको गुमराह करने का काम करते हैं, कि उनकी बात अब नहीं चलने वाली। तो अब समय आ गया है, खास तौर से मैं अपनी बहनों को कहना चाहती हूं, आप लड़की हो, लड़ सकती हो, अपने हक के लिए लड़ सकती हो, आपका हक है ये सब। आप बच्चों को पालते क्यों हैं? आप उनको उनकी परवरिश क्यों करते हैं? क्योंकि आपके दिल में ये आशा है ना कि बड़े होके कुछ बनेंगे, बड़े होके सबकी देखभाल करेंगे, उनका भविष्य मजबूत बनेगा। आप नहीं चाहते कि आपकी तरह संघर्ष करें, तो इसलिए लड़िए, अपने हक के लिए लड़िए, अपने बच्चों के भविष्य के हक के लिए लड़िए। और सबसे बड़ा औजार, सबसे बड़ा आपका वोट है, सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा औजार है, इसका इस्तेमाल करिए ध्यान से, विवेक से और जिम्मेदारी से। तो चुनाव आने वाला है,
ये सब बातें करनी थी आपसे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे घोषणा पत्र में हमने क्या क्या लिखा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे मैंने कहा हर पार्टी आपको बताए कि आपके लिए करना क्या चाहती है। तो हमारे घोषणा पत्र में हमने लिखा है कि गैस की कीमतें 500 से पार नहीं होंगी। तो अगर एक गैस सिलेंडर आपको आज 1000 रुपए का मिल रहा है, सरकार आपको 500 में देगी और बाकी भरपाई सरकार करेगी। 4 लाख रोजगार दिलवाए जाएंगे। पर्यटन को बहुत बढ़ावा दिया जाएगा। आप सबको तो मालूम ही है कि यहाँ पे कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से पर्यटन का बहुत नुकसान हुआ है, तो इसके लिए खास पैकेज बनाए जाएंगे और पर्यटन पुलिस पर भर्ती से रोजगार बढ़ाए जाएंगे। तो पर्यटन पुलिस एक अलग फोर्स बनेगी जिसमें और रोजगार पैदा किए जाएंगे। 40% सरकारी रोजगार में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। ये शायद हमारे यूपी के घोषणा पत्र से आपने लिया, तो इसको पढ़ के तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और पुलिस विभाग में 40% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा मिलेगी। मेरी आशा और आंगनबाड़ी की बहनों के लिए उनका मानदेय 1.5 गुना बढ़ाया जाएगा। कमजोर परिवारों की मदद के लिए, खास तौर से उन परिवारों के लिए जिन्होंने सबसे ज्यादा कोरोना की वजह से जिन्होंने सहा है और कोरोना की मार सबसे ज्यादा सही है, उनके लिए 40,000 रुपए की मदद सालाना मिलेगी। और स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो गांव-गांव तक पहुंचाई जाएंगी। इसमें मैं पूछ रही थी आज कि कैसे करेंगे, तो मुझे बताया जा रहा था कि नए तकनीक हैं, आजकल आधुनिक तकनीक हैं, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। और आप बता रहे थे मुझे कि शायद देवेंद्र जी बता रहे थे कि ड्रोन्स के जरिए भी दवाइयों को पहाड़ी इलाकों में पहुंचाना, इसकी पूरी योजना बनाई है। तो ये कुछ प्रतिज्ञाएं हैं जो हमारे घोषणा पत्र में की गई हैं, और मैं प्रतिज्ञा शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि इसका मतलब है कि इनको पूरा किया जाएगा। लेकिन पूरे घोषणा पत्र को भी जरूर पढ़िए। इसमें हर जने के लिए कुछ है, किस तरह से हम करना चाह रहे हैं, पूरा खाका तैयार है। और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें और समझें कि कांग्रेस की सरकार आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए बनेगी और आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए दिन रात काम करेगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनी जी। जय हिंद, जय उत्तराखंड। मैं आमंत्रित करता हूं प्रदेश प्रभारी आदरणीय देवेंद्र यादव जी को कि वो आए और प्रियंका जी के साथ साथ उन लाखों लोगों को भी धन्यवाद ज्ञापित करें जिन्होंने इस रैली में अपनी सहभागिता की। मैं यहाँ उपस्थित मेरी सभी बहनों भाइयों और सुदूर जो पूरे उत्तराखंड में लगभग 100 जगह से आज ये डिजिटल रैली का संबोधन हमारी बहुत ही आदरणीय संघर्षशील ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी का उत्तराखंड की समस्त जनता की तरफ से और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के इस परिवार की तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और मैं
यहां कहना चाहता हूं कि ये आपकी प्रेरणा है मैम, कि इतनी सारी जो हमारी महिलाओं के लिए खास तौर से हमने यहाँ स्कीम इसमें रखी है, इसमें कहीं ना कहीं आपकी बहुत ही प्रेरणा है, हम सबको मिली है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एक बात से निश्चित ही न सिर्फ उत्तराखंड का भविष्य बल्कि देश का भविष्य बदल सकता है, क्योंकि महिलाएं आधी आबादी भी हैं और जहां महिला एक शिक्षित होती है, जहां एक महिला एम्पावर होती है, तो पूरा परिवार जो है उसका एम्पावर होता है। आज के इसमें हमारे इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आपके पधारने का मैं पुनः एक बार पूरे उत्तराखंड की जनता और कांग्रेस परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। Jaga, 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 jaga.